हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय मौर्य अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, आपकी कल और परसों यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा होनी है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर चुके हैं और रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आपके रिवीजन में हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी के सभी भारतीय संविधान से पर आधारित हैं और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है आपकी आने वाली परीक्षा में इनमें से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिले और मुझे विश्वास है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए मात्र 30 से 35 मिनट की इस छोटी सी क्लास के अंदर आप ये सभी के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर देख लें। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या फिर कहें कुछ अन्य प्रश्न जो संविधान से बन सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटी सी क्लास। पहला सवाल क्या है? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न। भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यदि इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी साथी जानते होंगे कि जो भारतीय संसद है, जो संसद है हमारी, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संसद जो है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से सही जवाब है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? जैसा कि मैंने पिछले सवाल में अभी डिस्कस किया था, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं और इन तीनों से संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बहुत ही जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे प्यारे महारथियों, संसद का उच्च सदन कौन सा है? बेहतरीन सवाल। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे महारथियों, संसद का उच्च सदन कौन सा है? यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब होगा राज्यसभा। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है जबकि लोकसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 पर। संसद का निम्न सदन कौन सा है? अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी मैं आपको आंसर दे चुका हूं। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है और लोकसभा को ही अस्थायी सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और उसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। तो निम्न सदन कौन सा है भाई? ध्यान रखेंगे, लोकसभा। बहुत ही सुंदर, लाजवाब। आप कमेंट करके आंसर अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। किस सदन को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है? बेहतरीन सवाल है। हाउस ऑफ पीपल के नाम से किस सदन को जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्यारे साथियों, फटाफट से हमें 50 प्रश्नों को डिस्कस करना है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं।
जो साथी हमारे साथ लेट जुड़े हैं उनको बता दें, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे 50 प्रश्नों को जो भारतीय संसद पर आधारित हैं। और जैसा कि आप सभी साथी जानते होंगे, संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पर आधारित बेहतरीन 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में जरूर ही इनमें से कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन सवाल है, किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है। देखिए, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, एक शानदार प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 79 इसका आंसर होगा। एकदम से बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। शानदार ज़बरदस्त प्रयास है आप सभी का, बेहतरीन प्रयास। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 पर, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 79 में बताया गया है संसद के बारे में, जबकि अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में, जबकि अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे चीतों, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। शानदार प्रयास, बेहतरीन तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। देखो, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 80। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से सही जवाब होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अनुच्छेद से क्वेश्चन मिल सकता है। संसद के बारे में ध्यान रखिए, संसद की बात होती है तो संसद आपका अनुच्छेद 79 में, जबकि राज्यसभा के बारे में बात होगी तो 80 में, जबकि लोकसभा के बारे में बात होगी तो ध्यान रखिएगा 81 में। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब है। बहुत ही शानदार, सराहनीय प्रयास है सभी का। लगे रहो मेरे प्यारे चीतों, आप लोग जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्ति करोगे, आप जरूर पूरे के पूरे अंक प्राप्त करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। एक बेहतरीन प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा को जो भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो फिलहाल इसका 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो एक शानदार प्रश्न है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर राज्यसभा के लिए पूछा गया होता है तो 30 वर्ष होती है, ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष इसका आंसर होगा। अगर राज्यसभा का पूछा गया होता मिनिमम एज तो कितना होता, 30 वर्ष। अगले सवाल पे आ जाओ। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है, आपको पता है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से सही जवाब है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। लगे रहो मेरे प्यारे महारथियों, बहुत ही सराहनीय प्रयास सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से सुपर फास्ट ट्रेन चलाते हुए हम लोग को 50 प्रश्नों को डिस्कस करना है।
क्वेश्चन नंबर 13, बातें कम काम ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं। देखिए, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति भी लेता है, प्रधानमंत्री भी लेता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। आपसे पूछा शपथ नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा को भंग किया जाता है। देखिए, राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो राज्यसभा होता है वो आपका स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 वर्ष में इसके सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। तो फिलहाल राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। भारत में संसदीय ढांचे में अस्थायी सदन, ठीक है, अस्थायी सदन। देखो भाई, स्थायी सदन कौन सा होता है, आपका बताया अभी, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अस्थायी सदनों की। तो अस्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा, क्योंकि 5 वर्ष बाद, ठीक है, दूसरी लोकसभा बन जाती है। हर 5 वर्ष में लोकसभा चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अस्थायी सदन किसे कहा जाएगा? लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी इससे 2-4 प्रश्नों से पहले एक प्रश्न आया था जिसमें राज्यसभा के लिए मिनिमम एज पूछी गई थी, तो मैंने वहां पर आपको इस प्रश्न का जवाब भी दिया था। राज्यसभा की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज होती है 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लोकसभा के लिए पूछा गया होता तो क्या आंसर होता? 25 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों, लगे रहो, बहुत ही सराहनीय, शानदार प्रयास है आप सभी का। मंजिल हम ही को मिलेगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है, हम सबको मंजिल जरूर मिलेगी, पूरे के पूरे अंक हम लोग लेकर आएंगे। तो राज्यसभा की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे फटाफट से। बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग कमेंट करके अपना जवाब बिल्कुल दीजिएगा इस सवाल का। एक बार सब लोग ट्राई करो, आंसर बताओ। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं यहाँ से। संयुक्त अधिवेशन को जो है बुलाता कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। और जबकि अगर संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की बात करी जाती है तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर, ठीक है, संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है, जो उनको बुलाता कौन है? तो उनको बुलाता है राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हर 6 वर्ष में 1/3 सदस्यों को, ठीक है, सेवानिवृत्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 वर्ष, ठीक है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो भाई उसका कार्यकाल नहीं होता है, वो आपका कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? 6 वर्ष। दोनों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। जबकि सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके
प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति होता है। ध्यान रखेंगे लोकसभा, जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत बार इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखेंगे जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर जो हैं भारतीय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, लगे रहो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे चीतों, सफलता निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ठीक है, तो संसद का जो अधिवेशन है वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम से सही जवाब है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का अधिवेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। ध्यान रखेंगे 2 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का शानदार प्रश्न है, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? देखो, संसद की अगर बात करते हैं तो कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है एक वर्ष में। तो आप मान के चलिए 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। तो ध्यान रखेंगे 6 मंथ या 6 मंथ, इसका आंसर 6 महीने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शानदार प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न, लगे रहो मेरे प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 23, कमेंट भी करते रहिए, आपके जवाब आपको बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखो, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जबकि भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा इसका आंसर होगा। कह रहे हैं किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो क्या होगा? राज्यसभा, क्योंकि जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अध्यक्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब है। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति का मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए सदस्यों की लोकसभा आयोजित करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे 1/10। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 का एकदम से आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। शानदार प्रयास सभी का, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। सुंदर प्रयास, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इसलिए आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। शानदार प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ये प्रथम वाले सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, संभावना रहती है हर एक एग्जाम में पूछे जाने की। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ध्यान रखिएगा, शानदार प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे चीतियों, हम डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ये सभी 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो भारतीय संसद पर आधारित हैं। आप सभी साथी जानते होंगे, संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनी होती है। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि इन तीनों अंगों पर आधारित हम 50 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, और ये सभी के सभी 50 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रश्न अवश्य ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे फटाफट से आ जाओ। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? और मैं आपको बोल चुका हूं, ये प्रश्न जो है आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। शानदार जवाब है सभी का, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो होते हैं सदस्य, इसमें 12 होते हैं राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 12 सदस्य। अधिकतम संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा के सदस्यों की? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया सवाल, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताओ, इसके बाद ही मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। सबसे पहले कमेंट करके बताओ, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मेरे प्यारे चीतों, मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, होने वाले भावी अध्यापकों, फटाफट से इस सवाल का जवाब देंगे। और अगर सेशन अब पसंद आ रहा हो ना तो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले लाइक करो, आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार जवाब, सभी का जवाब भी आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, लगे रहो मेरे प्यारे चीतों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मेरे प्यारे साथियों, जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं नए साथी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखिए, जनसंख्या देखो सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। तो राज्यसभा की और लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 31, और लोकसभा कितनी है? 80। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न में कई प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम केवल 50 प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लगभग मान के चलो कि 80 से 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? अब देखिए कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, शानदार प्रश्न है। जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए वैसे जो है, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य कैंडिडेट है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है कोई तो, और वह राज्यसभा का सदस्य है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो बहुत ही साधारण सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे प्यारे महारथियों, इसका आंसर क्या होगा? 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब। सुंदर, लाजवाब, जबरदस्त, लगे रहो मेरे प्यारे चीतों, मंजिल आपको ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? ये शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, सुंदर प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पर आधारित हैं। सभी प्रश्न मोस्टली देखा जाए तो हम आज ही के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना मत का प्रयोग नहीं करता है, अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में के जो वोट हैं या मत हैं अगर बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना जो मत है उसका प्रयोग कर सकता है। तो उसके मताधिकार को क्या कहा जाएगा? निर्णायक मत। अगर पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, अगर उनके मतों की संख्या इक्वल हो जाए, अगर उनके मतों की संख्या इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में अपना मत दे सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक साबित होगा। तो निर्णायक साबित होगा, इसलिए उसके मताधिकार को कहा जाता है निर्णायक मत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एकदम से शानदार तरीके से कह सकते हो सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, किस राज्य की लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है। अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं कि हम जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, उस राज्य की लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा होंगी। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है तो उसमें लोकसभा सीटें भी ज़्यादा होंगी। और लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा 80, जबकि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें हैं 31। तो लोकसभा सीटें कितनी अगर पूछी जाए तो कितना होगा उत्तर प्रदेश में, 80। ध्यान रखिएगा, शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आप लोग कमेंट लगातार करते रहो, ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, 50 के 50 प्रश्न करना है। ये केवल 50 प्रश्न नहीं है, ये केवल 50 प्रश्न नहीं है, 70 से 80 प्रश्न हैं, क्योंकि एक प्रश्न से कई सारे सवाल निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या है भाई, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान प्रश्न है। आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बता भी सकते हैं, सभी का आंसर भी आने लग गया है, सुंदर, जबरदस्त, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, शानदार प्रश्न है, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे, शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कमेंट लगातार करिए, अपने भी जवाब दीजिए, अपने जवाब दीजिए, फिर पहचानिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। कितने प्रश्न सही किए हैं लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष, इसमें आंसर होगा 35 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये हुई ना बात, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, लगे रहो मेरे प्यारे चीतों। क्वेश्चन नंबर 37, बताओ जरा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसके लिए भाई, लगा दो फटाफट से इसका जवाब। तो क्या होगा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा एकल संकरमणीय पद्धति अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल संकरमणीय पद्धति होती है, इसके द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है। आ जाओ अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी जो विवाद होता है किस में निर्देशित किया जाता है। देखिए सवाल का मतलब क्या है, सवाल का मतलब ये है, राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तो कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसका जो निर्णय है वो कहाँ पर होता है, उससे संबंधित जो प्रक्रिया होती है, विवाद से संबंधित प्रक्रिया, वो कहाँ पर होती है। तो ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, स्टार प्रश्न, ठीक है, चांद तारों वाला प्रश्न, चांद तारों वाला प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संसद के जो दोनों सदन है ना उसमें निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, और जो विधानसभाएं हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मत देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त, ठीक है भाई मेरे प्यारे चीतों। अगला सवाल, मेरे प्यारे महारथियों, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे, शानदार प्रश्न है।
संसद द्वारा महाभियोग। देखिए, जब भारत का राष्ट्रपति हटाना होता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाना होता है तो संसद में महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो किसी भी सदन में किसी भी सदन में से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। ध्यान रखेंगे 14 दिन पहले। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ। शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। जो राष्ट्रपति होता है भारत का, उसका पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, स्टार सवाल है, चांद तारों वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये तेरी नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? देखिए, शानदार प्रश्न है। देखिए, अब राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। किसका? राष्ट्रपति का। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ठीक है, कार्यभार को संभालता है, कार्यभार देखता है। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होते हैं उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखें, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति देखता है, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। शानदार प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लगे रहो मेरे प्यारे महारथियों, जीत आपकी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देश का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, जो तीनों सेनाएं हैं उनका कमांडर किसे कहा जाता है? कौन होता है कमांडर इन चीफ? तो इसका आंसर आपको पता होगा, बचपन में पढ़ाया भी गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं या सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वह कौन था जो जिसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आपने ये सभी प्रश्न देखे हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में भी आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 पर। हाँ भाई, ये भी शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? देखिए, भारत में 3 आपातकाल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य में जो हमारा लगता है राष्ट्रपति शासन, दूसरा वो होता है, तीसरा होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य में क्या लगता है हमारा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय। तो देखिए, पहला होता है 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक होगा। जबकि 356, ठीक है, 4 अनुच्छेद और आगे जाओगे तो इसमें होता है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 में लगता है। 360 आपका होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस में होता है? वित्तीय आपातकाल 360 में है आपका, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर राष्ट्रपति शासन पूछा गया होता तो उसका आंसर होता 356, जबकि अगर वित्तीय आपातकाल पूछा होता तो इसका आंसर 360 होता। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप समझ पा रहे हैं सवाल को?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देखो सवाल आ भी गया। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद किस वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, 360, 356 और उससे पहले 352। देखो 352, सॉरी एक सेकंड रुको जरा, फिर से लिख रहा हूँ मैं। 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या है आपका कौन सा राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है आपका वित्तीय आपातकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट प्रश्न आज के सेशन का। जबरदस्त सेशन, शानदार सेशन, आप सभी ने शानदार प्रयास किया है। तो लास्ट प्रश्न को भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसका अनुच्छेद तो 52 अनुच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राष्ट्रपति की बात हो रही, राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका किस अनुच्छेद में बोला गया है? 52 में, और 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में क्या हो गया? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न हमने किए हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हमारे आपने 2-2, 3-3 प्रश्न निकल के आए हैं वहां से। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार सभी मेरे प्यारे चीतों, प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताओ सेशन कैसा रहा। ठीक है, आपका सेशन, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके बताओ जरा, फटाफट से सभी साथियों कमेंट करना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके संसद से लगभग सभी प्रश्नों को मैं कंप्लीट कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अगले सेशन में कंप्लीट करने की। इसी तरह से 1-2 सेशन और भी आएगा आपका संविधान से। देखिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो हमारा न्यायालय का जो भाग है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे भी इसी तरह के प्रश्न लेकर आएंगे, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से बने रहो। जिस साथी हमारे साथ लास्ट में जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास जैसे ही हमारा वीडियो लाइव होगा, हम लाइव आएंगे, आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब लोग लाइक अवश्य कर दो। देखो लाइक करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आप कितने लोगों को ये जो सेशन है ये आपको पसंद आ रहे हैं। तो शानदार प्रयास सभी का, बहुत ही शानदार प्रयास, ज़बरदस्त प्रयास। 50 प्रश्नों को हम सब ने मिलकर शानदार तरीके से किया है। और प्यारे साथियों, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा अभी। टेलीग्राम आपका क्या है? अशोका द एग्ज़ाम गुरु। ध्यान रखो, अशोका द एग्ज़ाम गुरु। तो भाई इसको ज्वाइन कर लो, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम नाम जो है, सेम नेम हमारा टेलीग्राम चैनल का भी है, अशोका द एग्ज़ाम गुरु। ज्वाइन कर लो, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है। तो मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे जीतों, सभी को धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। राधे राधे, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।